आज हम आपको अतीक अहमद का पूरा काला अतीत भी दिखाएंगे, जिसमें पहले वो एक अपराधी बना, फिर उसने पैसा कमाया, अमीर बन गया, पैसा कमाने के बाद वो नेता बना और नेता के रूप में लोग उसे फिर एक बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। यही हमारे देश की जनता की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसकी सच्चाई अगर आपको देखनी है तो आज की तस्वीरों में देखिए। लेकिन सच ये है कि ये एक बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही छोटा सा आदमी है, जो आज हम इस अपराधी की पूरी कहानी में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि हमारे देश के जिन लोगों को यह लग रहा था कि आज अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी या उसे कोई चोट लग जाएगी, कोई एनकाउंटर हो जाएगा, यूपी पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देगी, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट करने के लिए लगभग 24 घंटे का सफर तय किया और यह सफर सड़क मार्ग से पूरा हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसी आशंका थी कि इस दौरान अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है या फिर उसका एनकाउंटर हो सकता है। और अतीक अहमद के परिवार को भी इस बात का डर लगातार सता रहा था, जिसकी वजह से पुलिस की जो गाड़ियां अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जा रही थी, उन गाड़ियों के पीछे एक और गाड़ी चल रही थी जिसमें अतीक अहमद की बहन और परिवार के बाकी लोग बैठे हुए थे। सोचिए, एक जमाने में जिस अपराधी से उत्तर प्रदेश की सारी जनता कांपती थी, आज वही अपराधी और उसका परिवार थर थर कांप रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टीम कल शाम को 5:40 पर अतीक अहमद को लेकर गुजरात की साबरमती जेल से निकली और इस दौरान पुलिस का यह काफिला 4 राज्यों से होकर गुजरा, जिसमें गुजरात, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए यह टीम उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में पहुंची और आज शाम को करीब 5:30 बजे अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह पूरा सफर 1270 किलोमीटर का था, जिसमें पुलिस का काफिला सिर्फ 8 जगहों पर, 8 स्थानों पर रुका और इस काफिले में कुल मिलाकर 6 गाड़ियां थीं, जिनमें 2 वज्र वाहन मौजूद थे और ये वाहन तब इस्तेमाल होते हैं जब पुलिस को आपात स्थिति में को कहीं नियंत्रित करना होता है। आपने भी इस तरह के वज्र वाहन जरूर देखे होंगे। वैसे एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए यह भी है कि पुलिस से ज्यादा इस काफिले के पीछे आज मीडिया की गाड़ियां चल रही थीं, न्यूज चैनल्स की गाड़ियां चल रही थीं और इस घटना की लगातार भारत के तमाम राष्ट्रीय चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लाइव कवरेज चल रही थी। सोचिए, एक अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है, अपराधी का पूरा परिवार डरा हुआ है, अपराधी खुद डरा हुआ है और देश का पूरा मीडिया इसे कवरेज दे रहा है। यह कितनी बड़ी घटना है। अब इस सवाल पर आते हैं कि अतीक अहमद को साबरमती की जेल से प्रयागराज क्यों लाया गया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार अतीक अहमद का शायद बीच में ही एनकाउंटर करना चाहती थी, इसलिए उसे प्रयागराज की जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन क्योंकि मीडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा था, इसलिए सरकार और पुलिस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि अतीक अहमद को कल यानी 28 मार्च को इलाहाबाद की एक अदालत में पेश होना है और जिस मामले में उसकी पेशी है, उसमें कल अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। यह मामला उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है। उमेश पाल, आपको याद होगा, जिनकी पिछले महीने 24 फरवरी को अतीक अहमद के लोगों ने खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी थी और उमेश पाल वही व्यक्ति है जो राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। राजू पाल जो हत्याकांड है, बहुत मशहूर हत्याकांड है। आज हम आपको इस हत्याकांड के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी आपके लिए जानकारी यह है कि अतीक अहमद को प्रयागराज इसलिए लाया गया क्योंकि अदालत उसके खिलाफ उमेश पाल से जुड़े एक मामले में अंतिम फैसला सुनाने वाली है और जब यह फैसला सुनाया जाएगा तब अतीक अहमद को अदालत में मौजूद रहना होगा। हालांकि यहां अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि अतीक अहमद को अब तक उत्तर प्रदेश से बाहर साबरमती की जेल में क्यों रखा गया था। तो इसका आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेलों से भी गंभीर अपराधों को जेल के अंदर बैठे बैठे अंजाम दे रहा था। इतना खतरनाक अपराधी था कि जेल के अंदर बंद होने पर भी पुलिस उसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रही थी और उसने जेल के अंदर रहते हुए, देवरिया की जेल में रहते हुए, एक व्यापारी से उसकी जमीन अपने नाम करा ली थी और तब इस व्यापारी का अपहरण करके
उसे जेल में अतीक अहमद के सामने पेश किया गया था। यानी ये अपना पूरा गैंग, अपना पूरा गिरोह जेल में बैठे बैठे चला रहा था। और जो इस तरह के अपराधी होते हैं ये असल में बहुत रसूखदार बन जाते हैं। ये अतीक अहमद तो नेता भी रह चुका है, पैसा भी है, अपराधी भी है, तो बहुत बार इनका सपोर्ट इतना जबरदस्त हो जाता है उस राज्य में कि वहां पर इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अतीक अहमद 60 साल का है। 60 साल का एक ऐसा अपराधी है जिसने भारत के लोकतंत्र में मौजूद तमाम खामियों का पूरा फायदा उठाकर न सिर्फ राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लिया, बल्कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर देश की संसद का सदस्य बन गया। सोचिए, लोकसभा का सदस्य बन गया ये आदमी, और इसने 5 बार विधानसभा का चुनाव भी जीता। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहा 5 बार और लोकसभा का सदस्य रहा 1 बार। सोचिए, जिस व्यक्ति का पर अब तक 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, वो व्यक्ति इस देश में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चुनाव जीता। और एक ऐसा समय भी आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी उसके मामले में सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि ये सारे जज अतीक अहमद से डरे हुए थे। इसलिए आज हम आपको अतीक अहमद के अतीत के बारे में भी बताएंगे, जो अपराध से भरा पड़ा है। और इस गैंगस्टर की कहानी में आज हमारे देश के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद में एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है चकिया। अतीक अहमद बचपन में अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहता था और उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाने का काम करते थे, तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन वो रातों रात किसी भी तरह से पैसा कमाकर अमीर और शक्तिशाली बनना चाहता था, यानी बड़ा आदमी बनना चाहता था। और जब वो 10वीं कक्षा में फेल हुआ तो उसने पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया और इस दौरान वो रंगदारी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। और ये बात है वर्ष 1986 की। उस समय अतीक अहमद ने अपना खौफ पैदा करने के लिए कई परिवारों पर, कितने ही लोगों पर अत्याचार किए, क्योंकि जब आप अपराध की दुनिया में आते हैं तो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है डर। और ये आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर अपराधी ये चाहता है कि लोग उससे डरें, और अपने लिए डर पैदा करने के लिए, अपना डर पैदा करने के लिए समाज में ये जो अपराधी हैं ये इस तरह लोगों पर अत्याचार करते हैं ताकि उनके अत्याचार की कहानी समाज में, परिवारों में लगातार फैल जाए, उसका प्रचार हो जाए। और ये जो जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं अतीक अहमद की, ये भी अपना एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था, क्योंकि इसके धंधे में डर बहुत जरूरी है। और इसने अपराध को अपनी ताकत बना लिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि तब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने अतीक अहमद की न सिर्फ मदद की, बल्कि उसे यह भी समझाया कि अगर वो अपने खिलाफ दर्ज हुए सभी कानूनी मामलों में सरेंडर कर दे तो इससे आम जनता में उसके लिए सहानुभूति पैदा हो जाएगी और लोगों को यह लगेगा कि अतीक अहमद एक मुसलमान है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य हैं, इसलिए उसे फंसाकर जेल में डाला गया। यानी यहां भी अतीक अहमद ने धर्म का कार्ड खेला, जबकि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती। और अतीक अहमद शायद इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझ गया और इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी हिंदी फिल्म के जैसा था। आपने हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे खलनायक, ऐसे बहुत सारे विलेन देखे होंगे जिनकी कहानी अतीक अहमद से बहुत मिलती जुलती है। हम कहते हैं कई बार कि फिल्में भी समाज का आईना होती है। समाज में जिस तरह के किरदार होते हैं, जैसे अपराधी होते हैं, फिल्मों में भी जो आदमी जो फिल्म की कहानी लिख रहा होता है, जो राइटर, वो भी असल जीवन से ही इस तरह के किरदारों को उठाता है। अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हुए सभी मुकदमे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते थे, इसलिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया और इसकी वजह से वो लगभग 1 साल तक जेल में भी रहा। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने ही वाले थे और अतीक अहमद जानता था कि उसके धर्म की वजह से लोगों में उसके प्रति जबरदस्त सहानुभूति है और अगर उसने चुनाव लड़ा तो वो आसानी से जीत भी जाएगा। और यही हुआ भी। अतीक अहमद ने इलाहाबाद वेस्ट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा और फिर वो चुनाव जीत भी गया और विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गया।
तो हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए कि इस तरह का एक खतरनाक अपराधी निर्दलीय चुनाव लड़ता है, जीत भी जाता है और फिर वो विधानसभा तक पहुंच जाता है। और इस तरह इस अपराधी ने अपने खून से रंगे हाथ राजनीति के रुमाल से पोंछ लिए और इसके बाद भी ये कहानी ऐसे ही किसी फिल्मी कहानी की तरह चलती रही। अतीक अहमद ने जिस इलाहाबाद वेस्ट सीट से चांद बाबा उर्फ शौक इलाही नाम के एक दूसरे बाहुबली को चुनाव में हराया था, उसकी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन जैसे जैसे इस अपराधी के गुनाह बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इसे नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था। नेता इसे अपनी शरण में लेना चाहते थे क्योंकि नेताओं को लगा कि ये तो बहुत काम का आदमी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां से आपने देखा कि जो भी इसके सामने आया, इसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कुछ ही वर्षों में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक नई तरह के चुनावी फॉर्मूले पर काम कर रही थी और यह फॉर्मूला है तो बड़ा पुराना, आपने नाम सुना होगा। इसे कहते हैं MY फॉर्मूला, M+Y। M से मतलब मुस्लिम, Y से मतलब यादव। ये मुस्लिम और यादव का वोट बैंक था, ये वो फॉर्मूला है। और क्योंकि अतीक अहमद एक अपराधी होने के साथ साथ एक मुसलमान भी था और लोग उससे डरते भी थे, उसके पास पैसा भी था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसे सहर्ष ही अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि यह बहुत काम आएगा। अतीक अहमद ने 1996 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा और तब वो चौथी बार विधायक बना था। हालांकि इसके बाद कुछ मतभेद होने की वजह से उसने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और फिर वो अपना दल में शामिल हो गया। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे देश में ऐसे अपराधियों को कितनी आसानी से राजनीतिक संरक्षण मिलता चला जाता है। यह भी एक विडंबना है कि जिस अपराधी का हमारे देश के समाज को और हमारे देश के मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए था, उसने उस अपराधी को एक बाहुबली नेता बना दिया, जबकि अतीक अहमद बाहुबली नहीं था बल्कि वो एक अपराधी था जिसे नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपना संरक्षण दिया और फिर बाहुबली भी बना दिया। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कभी भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसका राजनीति में लगातार प्रमोशन होता चला गया। वर्ष 2000 के बाद वो अपना दल छोड़कर वापस समाजवादी पार्टी में आ गया और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसे उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से टिकट भी दे दिया। यह वही फूलपुर सीट है जहां से एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस समय फूलपुर के लोगों ने इस सीट से अतीक अहमद को चुनाव जिताकर उसे भारत की संसद में भेज दिया। और यह सब कुछ तब हुआ जब अतीक अहमद पर गंभीर अपराध के एक नहीं न जाने कितने मामले दर्ज थे। फूलपुर से सांसद बनने के बाद जब अतीक अहमद को विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी और इसके बाद इलाहाबाद वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुए, तो अतीक अहमद इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि पहले वो इसी सीट से विधायक थे, तो अब छोड़ कैसे दें किसी के लिए। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब ये सीट उनके परिवार के पास ही रहेगी, किसी और को वो यहां पर आने नहीं देंगे। और इसलिए जब अतीक अहमद खुद लोकसभा में चले गए तो उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से अपने भाई, जिसका नाम है खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसे उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इन उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू पाल अतीक अहमद के भाई के सामने चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। यानी राजू पाल जीत गए और अतीक अहमद का भाई हार गया। अब आप सोचिए अतीक अहमद इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसके 3 महीने के बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई और उन्हें 19 गोलियां मारी गई थी। वही राजू पाल जिसने अतीक अहमद के भाई को चुनाव में अतीक अहमद की सीट से ही हराया था। और यह वही मामला है जिसके मुख्य गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या की गई थी और आरोपों के मुताबिक यह हत्या भी अतीक अहमद ने ही कराई है। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि राजू पाल की हत्या उनकी शादी के 9 दिन के बाद ही हो गई थी और इसके बाद जब फिर से इस सीट पर उपचुनाव हुए तो मायावती ने इस बार
राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया। तो सोचिए, राजू पाल की हत्या हो गई, राजू पाल चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजू पाल की हत्या करवा दी अतीक अहमद ने। उसके बाद सीट खाली हो गई। फिर मायावती ने बीएसपी से अपना उम्मीदवार बनाया राजू पाल की पत्नी को, पूजा पाल को। और इसलिए क्योंकि मायावती को ऐसा लगा कि लोगों की सहानुभूति पूजा पाल के साथ होगी, क्योंकि पूजा पाल का जो पति थे राजू पाल, उनकी 19 गोलियां मारकर हत्या हुई थी। उस सीट की जो जनता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, वो जरूर पूजा का साथ देगी। लेकिन देखिए लोकतंत्र का चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूजा पाल ये चुनाव अतीक अहमद के भाई से हार गई। जिससे यह पता चलता है कि डर और सहानुभूति में जब आपस में लड़ाई होती है तो डर की जीत होती है। डर जीत गया और आंसू और सहानुभूति हार गए। यहां दो बातें और नोट करने वाली है। पहली बात यह कि अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण मिलने का ही यह नतीजा था कि वर्ष 2012 में जब वो जेल से बाहर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, तब उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई। और उस समय हाई कोर्ट के 10 जजों ने, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 जजों ने डर की वजह से खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। सोचिए क्या डर था इस आदमी का कि 10 के 10 जज ये कह रहे हैं कि हम ये सुनवाई नहीं कर सकते। कितना डर पैदा किया होगा इसने। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा पिछले दिनों हमने इसी ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा था, आपके हिसाब से बड़ा आदमी कौन है? तो सच ये है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अतीक अहमद जैसे अपराधियों को ही असल में बड़ा आदमी मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधियों के पास डर भी होता है, पैसा भी होता है और राजनीतिक संरक्षण भी होता है, और इसलिए लोग ऐसे लोगों को बड़ा आदमी समझ लेते हैं। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये वर्ष 2016 की है, जब अतीक अहमद, एक बहुत महंगी गाड़ी आती है जिसका नाम है हमर, करोड़ों रुपए की इसकी कीमत होती है। हमर गाड़ी लेकर अतीक अहमद कानपुर पहुंचा था और लोगों ने उसका इस तरह से स्वागत किया जैसे वो कोई बहुत बड़ा, बहुत लोकप्रिय आदमी हो जिसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अतीक अहमद का स्वागत देखिए कैसे हो रहा है, जबकि सच यह है कि अतीक अहमद एक अपराधी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 54 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53 मामले हैं, पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4 और उसके जो बेटे हैं अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद, उन पर भी आपराधिक मामले, मुकदमे दर्ज हैं। और इनमें से भी अभी उसके जो 2 बेटे हैं वो जेल में बंद है। यानी अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही छोटा, तुच्छ आदमी है, एक मामूली सा अपराधी है जिसे हमारे देश के सिस्टम ने बहुत बड़ा बना दिया, जिसने अपराध और बेईमानी करके सिर्फ लोगों को डराया है, अत्याचार किया है, उन्हें सताया है। हालांकि यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति का चरित्र कैसा है। अतीक अहमद पर जब बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या का आरोप लगा तब वो समाजवादी पार्टी में था, लेकिन अब अतीक अहमद जेल में है, अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं है और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अब समाजवादी पार्टी की वहां से विधायक है। और शायद उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि उनके पति की हत्या जिस व्यक्ति ने कराई उसे किसी जमाने में इसी समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। आज राजू पाल की पत्नी उसी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, उसी की वहां पर उसी की विधायक है। अतीक अहमद बाहर आ चुका है। अतीक अहमद की ये पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक अहमद इस वक्त बाहर आ चुका है, जेल के बाहर, साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर अतीक अहमद आ चुका है। यू टर्न लिया है यूपी पुलिस के जरिए, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते पर वापस यू टर्न लिया गया है। उदयपुर 15 किलोमीटर का यहाँ पे ये बोर्ड है और जो काफिला है वो नीचे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब गुजरात से निकले थे तो
गुजरात पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं था, लेकिन खेरवाड़ा के पास से ये राजस्थान पुलिस का एस्कॉर्ट मिला है और राजस्थान पुलिस सबसे आगे यूपी पुलिस की वैन है, उसके बाद राजस्थान पुलिस की एस्कॉर्ट वैन है। आप देख सकते हैं यूपी 70 AG 4078 इस गाड़ी से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। इस गाड़ी में पेट्रोल पड़ रहा है। अतीक, डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? झांसी से चित्रकूट महोबा होते हुए प्रयागराज की तरफ वो जो ये काफिला है वो बढ़ रहा है। झांसी के अंदर सीधे अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ियों का काफिला जेल वैन में बकायदा सवार कर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम वो अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद डॉन को लेकर आ चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तेजी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है प्रयागराज की तरफ। यहाँ से करीब 3 घंटे का सफर और बाकी है। आपको देख पा रहे हैं जो अतीक अहमद को बकायदा निकाला जा रहा है, अतीक अहमद का काफिला निकाला जा रहा है, जो गाड़ियां हैं वो निकल कर लेकर जा रही हैं प्रयागराज की तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अतीक अहमद को लेकर वो अब प्रयागराज पुलिस जो यूपी पुलिस है वो निकल रही है। ये 2 गाड़ियां हैं, ये 2 गाड़ियां हैं, दोनों में लॉक लगा हुआ है। 2 गाड़ियां आगे की तरफ, सत्य जल्दी आइए, आगे की तरफ आएंगे। आपको बताते चले लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। अंदर बिल्कुल भीतर जो बीच वाली गाड़ी है वो दाखिल होती हुई और उसमें बैठा हुआ है अतीक अहमद। अतीक अहमद को अब उसके किए की सजा मिलेगी। अंदर जो जेल के भीतर का हिस्सा है वहां पर वो जा चुका है और आपको बताते चले कि अब यहाँ पर अंदर की तरफ वो जा चुका है और ये लगातार मीडियाकर्मी फॉलो कर रहे थे। दो गाड़ियां थी जिनमें से एक में रखा गया था और अब वो अंदर की तरफ जा चुका है अतीक अहमद। 17 साल पुराने मामले में उसके किए की सजा का ये दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तरफ वो दाखिल हो चुका है और आज रात इसी जेल में उसको रखा जाएगा। आज रात इसी जेल में अतीक अहमद को रहना है। उसका बेटा अली पहले से ही इस जेल के भीतर मौजूद है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा खौफ है कि बड़े से बड़े अपराधियों के मन में भी आज ये डर रहता है कि कहीं उसे एनकाउंटर में मार ना दिया जाए। और इस यूपी मॉडल में 2 चीजें बहुत अहम हैं। पहला है बुलडोजर और दूसरा है कहीं गाड़ी रास्ते में पलट ना जाए। जैसे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर चुकी है, 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला चुकी है और जो 5 मुख्य आरोपी हैं उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका है। और आपने भी देखा होगा कि अब अतीक अहमद जैसे अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में जाने से डरते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अतीक अहमद को जब अहमदाबाद की गुजरात की जेल से बाहर निकाला था तब वो यही कह रहा था कि ये साजिश है मुझे मारने की, ये षड्यंत्र है, मुझे रास्ते में ही मार दिया जाएगा। और आज की रात भी अतीक अहमद को लगातार यही बुरे सपने आएंगे कि कहीं आज भी उसे कहीं मार ना दिया जाए। अब ना जाने उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश की भूमि में प्रवेश कर चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को चलाने वाले बिल्कुल सही हैं, कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं, अगर वो गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते, तब तो हमारा लोकतंत्र जैसा जिसने बनाया था बहुत अच्छा चलना चाहिए था, वैसा ही होना चाहिए था। और बुलडोजर की उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर की उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बुलडोजर की जगह नहीं होती, एनकाउंटर की कोई जगह नहीं होती, तब अतीक अहमद जैसे अपराधी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तब वो भगवान बन जाते हैं। अतीक अहमद जैसा मामूली अपराधी पहले पैसा कमाता है, उसके बाद डर कमाता है, उसके बाद नेताओं से दोस्ती कमाकर खुद इतना बड़ा नेता बन जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब आम जनता इस तरह के अपराधियों से सिर्फ इसलिए डरने लगती है क्योंकि अब सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है, बंदूक भी उन्हीं के हाथ में है, जज उनके बारे में कोई फैसला करना नहीं चाहते और पुलिस वालों का उनके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे में आम जनता कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? आप अदालत नहीं जा सकते, आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते, आप सरकार के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोग इस तरह के अपराधियों की जेब में होते हैं। और यह समय होता है जब लोग डर से कांपते हैं, जब लोगों पर अत्याचार होता है, लोग बद्दुआएं देते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या हमारी इस रात की कोई सुबह होगी या नहीं होगी। और लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसे जो लोग हैं, इससे अच्छा तो इनको एनकाउंटर में मार दिया जाए।
और ये जो अपराधी होते हैं एनकाउंटर में तो नहीं, लेकिन गैंग वॉर में अक्सर मारे जाते हैं, और जब ये गैंग वॉर में मारे जाते हैं तब लोग तालियां बजाते हैं। अब दूसरा मॉडल देखिए इसी लोकतंत्र का, जिसमें आज की स्थिति है कि जिन लोगों को, लाखों लोगों को ये लोग डरा डरा कर, उन पर अत्याचार करके यहां तक पहुंचे हैं, आज ये खुद डरे हुए हैं। आज इनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अतीक अहमद आज जब जिस गाड़ी में बैठाकर इसको लाया गया था, पूरे रास्ते कांपता हुआ आया होगा। पूरे रास्ते उसके मन में यह आशंका रही होगी कि आज का दिन शायद उसका आखिरी दिन होगा। हर बार जब गाड़ी कहीं रुकती होगी तो उसके मन में यह बात आती होगी कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम एनकाउंटर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एनकाउंटर्स होने चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बुलडोजर्स किसी के भी घर पर चला देने चाहिए। हम बुलडोजर वाले न्याय का और एनकाउंटर वाले न्याय का यहां पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम संविधान का ही समर्थन कर रहे हैं, कानून का ही समर्थन कर रहे हैं, खाकी वर्दी वाली पुलिस का ही समर्थन कर रहे हैं, इस देश की अदालत का और संविधान का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब कुछ काम करना बंद कर दे और अतीक अहमद यहां तक पहुंचा, 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बना, कोई भी आदमी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना कानून बिगाड़ पाया, ना सिस्टम, ना सरकार बिगाड़ पाई, तब उसके लिए आप किसे दोष देंगे? क्या आपके पास एक भी व्यक्ति है आज जिसका चेहरा देखकर आप कहें कि यह व्यक्ति अतीक अहमद जैसे लोगों को पालने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है और उसे सजा मिली हो? लेकिन आज आपके दिमाग में योगी आदित्यनाथ का चेहरा जरूर आएगा जब आप अतीक अहमद को इस तरह डर से कांपते हुए देखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे बाकी देश के लोग हों, इस तरह के खूंखार अपराधियों को इस तरह डरते हुए देखकर हमारे देश के लोगों को आज खुशी हो रही होगी। खुश तो आप बहुत होंगे। अब देखते हैं अतीक अहमद का आगे क्या होता है। हमारी अदालतें उसे क्या सजा देती हैं, और अब तो उसका डर भी समाप्त हो चुका है, इसलिए जज भी जो हैं अब वो खुलकर अतीक अहमद जैसे लोगों को उनके किए की सजा दे सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही थी। ये एक ऐसा अपराधी है, देखिए, जिसके बारे में 24 घंटे से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन इसे हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि जब इस तरह का लाइव टेलीकास्ट होता है और देश की जनता जब लगातार बिना रुके 24 घंटे इस तरह के अपराधी को थर थर कांपते देखती है, तो लोगों के मन में सरकार के प्रति एक कॉन्फिडेंस जागता है। लोगों के मन में अपनी पुलिस के प्रति, खाकी वर्दी के प्रति एक भरोसा जागता है। लोगों के मन में यह भरोसा जागता है कि इस देश में आज भी न्याय व्यवस्था है, इस देश में आज भी अदालतें हैं जो अतीक अहमद जैसे अपराधियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगी। और यह भावना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसके लिए रास्ता चाहे जैसा चुना हो, चाहे योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल हो या कोई और मॉडल हो, हमें मतलब है कि हम जो नतीजा चाहते हैं इन अपराधियों का, वो होना चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब दिल्ली में उनका शानदार सरकारी बंगला भी बहुत जल्द उनके हाथ से निकलने वाला है, और आज उन्हें इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है कि आप अब अपना मकान खाली कर दीजिए। ये दिल्ली में तुगलक रोड है जहां पर राहुल गांधी रहते हैं, उनका एक बड़ा सा बंगला है। ये नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने भेजा है और इसमें लिखा है कि राहुल गांधी को 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। ये उनका सरकारी बंगला है जो आप पीछे देख रहे हैं, जिसका सफेद रंग का गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर राहुल गांधी पिछले 19 वर्षों से रहते हैं। सरकारी बंगला है ये। राहुल गांधी को यह सरकारी बंगला वर्ष 2004 में अलॉट हुआ था, जब वो पहली बार अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने थे, और तभी से वो इस सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस सरकारी बंगले का पता है 12 नंबर तुगलक लेन, और इसे टाइप 8 का सरकारी बंगला कहते हैं। सरकारी जो बंगले होते हैं, जो मिलते हैं सरकारी अफसरों को या फिर संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को या सांसदों को, मंत्रियों को, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनकी श्रेणियां होती हैं। इस बंगले की जो श्रेणी है वो है टाइप 8। टाइप 8 का मतलब यह है कि इस बंगले में कुल 8 कमरे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हें इस तरह के टाइप 8 के सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं। यानी राहुल गांधी वर्ष 2004 से ही एक इतने बड़े सरकारी बंगले में रह रहे हैं
जो एक कैबिनेट मंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को अलॉट होता है। तो राहुल गांधी का ये जो स्टेटस है, पहले तो ये देख लीजिए, जब वो पहली बार भी लोकसभा में चुने गए थे, जब लोकसभा में जो पहली बार चुना जाता है सांसद, उसे असल में एक छोटा फ्लैट दिया जाता है और धीरे धीरे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं तब फ्लैट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, या फिर शुरुआत में एक छोटा बंगला मिलता है, फिर और बड़ा बंगला मिलता है, और जब आप आखिर में बहुत सीनियर हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तब आपको ऐसा बंगला मिलता है जो राहुल गांधी को पहली बार चुनाव जीतने पर ही मिल गया था। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में कुल 625 सरकारी बंगले ऐसे हैं जो टाइप 7 और टाइप 8 के हैं, और इनमें भी 305 सरकारी बंगले ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार के मंत्रियों, सचिवों, हेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए आरक्षित किया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में कुछ सांसद ऐसे हैं जो उन सरकारी बंगलों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो मंत्रियों के लिए होते हैं, और इनमें राहुल गांधी भी एक है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जो सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं उसके लिए एक नियम प्रणाली बनी है जिसे सेक्शनल मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर किसी सांसद की सदस्यता रद्द हो जाती है और वो संसदीय प्रणाली से बाहर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस नेता को अपना सरकारी बंगला 30 दिन के अंदर खाली करना होता है। और इसी में एक और क्लॉज ये है कि अगर वो सांसद 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर सकता तो उसे फिर हाउसिंग कमेटी को इसके लिए एक उचित कारण बताना होता है कि वो क्यों खाली नहीं कर पा रहा, और अगर हाउसिंग कमेटी को वो कारण सही लगता है तो उस नेता को 3 महीने और दे दिए जाते हैं सरकारी बंगले को खाली करने के लिए। वैसे पहले यह समय अवधि 3 नहीं बल्कि 6 महीने की थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने ही इसमें बदलाव किया और इसे 6 से 3 महीने कर दिया। फिलहाल इस हाउसिंग कमेटी के चेयरपर्सन CR पाटिल हैं जो गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं, और अगर राहुल गांधी कुछ और समय इसी सरकारी बंगले में रहना चाहते हैं तो उन्हें इसका एक उचित कारण इसी हाउसिंग कमेटी के सामने जाकर बताना होगा, और फिर आखिरी फैसला यही कमेटी लेगी। ये पाटिल साहब फैसला करेंगे। सरकारी बंगले के साथ वायनाड में उपचुनाव की खबरों ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तो पहले संसद की सदस्यता गई, अब मकान जाने वाला है, मकान चला जाएगा 30 दिन के अंदर, और अब दोबारा से उस सीट पर जाने की संभावनाएं भी समाप्त हो रही हैं क्योंकि वो सीट भी अब हाथ से जा रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से बदला लेना चाहती है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर वायनाड में जल्दी से जल्दी उपचुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नियमों के मुताबिक अगर लोकसभा के चुनाव में 1 साल या फिर उससे भी कम समय बचा हो तो फिर ऐसे में किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जाते। लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की वजह से इस नियम का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने पर मजबूर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आरोप सही है? तो सच यह है, कड़वा सच, कि यह आरोप सही बिल्कुल नहीं है। असल में जिस कानून की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई उसी कानून में उपचुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इस कानून को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहते हैं और इसके सेक्शन 151A में लिखा है कि अगर कोई लोकसभा सीट खाली होती है या उसे खाली घोषित किया जाता है तो फिर उस लोकसभा सीट पर पूर्व में हुए चुनावों को रद्द किया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उस सीट पर इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा कराना होगा। जैसे वायनाड सीट पर अब जो पुराना चुनाव था जिसमें राहुल गांधी जीते थे, अब वो चुनाव रद्द माना जाएगा और अब चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराएगा, जिसे आप उपचुनाव कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो इलेक्शन कमीशन को वायनाड सीट पर 23 सितंबर से पहले चुनाव कराने होंगे, ये नियम कहते हैं। और यह नियम मोदी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि इस नियम का जिक्र उस कानून में है जिसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में वर्ष 1951 में बनाया था। दूसरी बात यह कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वायनाड की सीट पर उपचुनाव कराना नियमों के खिलाफ है क्योंकि देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। नियम ये कहते हैं कि अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में 1 साल या उससे कम समय बचा हो तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन यहां पॉइंट यह है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा और इस हिसाब से अभी
नई लोकसभा आने में 1 साल 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन वायनाड में नियमों के तहत उपचुनाव कराने के लिए बाध्य होगा और यह भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में ही चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। यहां सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए होगी। कांग्रेस पार्टी अगर वायनाड में उपचुनाव कराने का विरोध करती है और इन चुनावों का बहिष्कार करती है तो यह सीट उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी और दूसरी पार्टी का सांसद यहां से चुनाव जीत जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में हिस्सा लेती है तो इससे यह सवाल खड़ा होगा कि अगर वो सिद्धांतों की बात कर रही थी तो उसने चुनाव में हिस्सा लिया ही क्यों? तो कांग्रेस के लिए उसके सिद्धांत बड़े हैं या ये सीट बड़ी है, ये उसके लिए तय करना एक अग्नि परीक्षा के समान होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि गांधी परिवार के लिए नियम अलग होने चाहिए और राहुल गांधी पर नियमों से कम कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी जब सजा देने की बारी आती है तो कम से कम अदालत ये तो देखती कि सजा किसे दी जा रही है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है। ऐसा एक विवादित बयान प्रमोद तिवारी ने दिया है राहुल गांधी को खुश करने के लिए। हर हालत में पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, खुद की पृष्ठभूमि, खुद किस पद पर है, कहां है, इसका ध्यान रखा जाता है। अगर पढ़ा लिखा शिक्षित कोई आपराधिक इतिहास नहीं तो मिनिमम मिलना चाहिए। और अगर कोई सीरियल ऑफेंडर है, कोई कई कत्ल किए हुए, मर्डर किए हुए, 50 मुकदमों की हिस्ट्री सीट है तो उसे मैक्सिमम मिलना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि वो मैंने जो कहा था कि कन्विक्शन होने के बाद ही सेंटेंस पे बहस होती है, वो उस पर लागू होगा। राहुल गांधी के केस में जो आदमी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, जो आदमी सांसद रहा, जिसके बाप और दादी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन पर मिनिमम लागू होता, मैक्सिमम नहीं। 50 साल के इतिहास में किसी को आज तक 2 साल की सजा नहीं मिली है। ये जाहिर करता है कि ये जजमेंट दोषपूर्ण है, फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी की एक बड़ी समस्या यह है कि अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गया और उपचुनाव होने के बाद एक नया सांसद वहां से चुनकर आ गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इस दौरान अगर राहुल गांधी ने अपने इस सजा पर और इस कन्विक्शन पर ऊपरी अदालत से स्टे ले भी लिया तो अब उनकी संसद की सदस्यता वापस नहीं आने वाली। इसलिए वापसी की जो संभावनाएं हैं, वापसी का जो दरवाजा है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है। इसलिए ये इनके लिए मुश्किल समय है। इस समय का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई जो अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और इस बैठक में 10 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता भी थे। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई नहीं आया क्योंकि राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर का अपमान किया था और कहा था कि वो सावरकर नहीं है बल्कि वो गांधी हैं जो कभी माफी नहीं मांगता। और ये वो बयान है जिससे उद्धव ठाकरे इत्तेफाक नहीं रखते और वो ये कहते हैं कि ये वीर सावरकर का अपमान करने जैसा है। तो ये बैठक है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है, अब विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि एकजुट होना ही पड़ेगा क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और जब तक मोदी सरकार का मिलकर सामना नहीं करेंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब बड़ी बात यहां पर यह है, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि ये सारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं ये सब एकजुट होकर राहुल गांधी को अपना नेता मान लें। यानी ये जो पूरा की पूरा एपिसोड हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे हैं और राहुल गांधी का चेहरा जो है वो विपक्ष का इकलौता चेहरा होना चाहिए। पोस्टर जब लगेंगे तो उसमें राहुल गांधी का चेहरा सबसे बड़ा होना चाहिए विपक्ष के पोस्टर पर, और मोदी के सामने अगर कोई चेहरा हो तो वो राहुल गांधी का चेहरा हो। अब बड़ी बात यह है कि क्या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगी? क्या अखिलेश यादव उन्हें अपना नेता मान लेंगे? या जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? कांग्रेस पार्टी यही चाहती है और इसीलिए अभी तो विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन लीडरशिप पर बात आएगी,
नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा किसका होगा, जिस दिन वो बात आएगी उस दिन ये लोग आपस में बिखर जाएंगे। इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी के सांसद भारत सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के इस विरोध को विपक्ष के 18 दलों ने अपना समर्थन दिया था और इस दौरान लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ और कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पर कागज फाड़कर उनके ऊपर फेंके, जो काफी अपमानजनक बात मानी जाएगी। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके अलावा राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद हर जगह, हर शहर में, हर राज्य में सड़कों पर निकल रहे हैं और आज ये सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए थे। अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे और वो ये है कि जब राहुल गांधी से कोई पत्रकार उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल सवाल पूछ लेता है, ऐसा सवाल जो सवाल उन्हें पसंद नहीं आता, जिसका जवाब देना नहीं चाहते, तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकार पर ही बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा देते हैं और कह देते हैं कि ये पत्रकार तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे बहुत सारे पत्रकारों का अब तक अपमान कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का मीडिया इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। मीडिया चुप है। आपको उनका ताजा बयान में सुनवाता हूं। 25 मार्च को राहुल गांधी ने जब अपनी संसद की सदस्यता समाप्त होने पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसमें एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा कि अदालत ने उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया है उसे लेकर बीजेपी कह रही है कि आपने ओबीसी समुदाय का अपमान किया और बीजेपी इस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस सवाल का राहुल गांधी ने जवाब देने के बजाय इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कहा कि कैसे उन्होंने पत्रकार की हवा निकाल दी। सबसे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, जब किसी पत्रकार ने बिल्कुल जायज सा सवाल उनसे पूछा कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ये कर रही है, ये बीजेपी की रणनीति है, आपका क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो पत्रकार के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. और फिर राहुल गांधी ने कहा कि देखो मैंने कैसे इस पत्रकार की हवा निकाल दी। अब अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो ज्यादातर लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष वाले सवाल किए। ज्यादातर लोगों ने उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं और ऐसे सवाल जो राहुल गांधी को सुनने में बड़े मीठे लग रहे थे। तब तक राहुल गांधी बिल्कुल खुश थे। राहुल गांधी जब इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट खुलेआम बताकर इस पत्रकार का अपमान कर रहे थे, तब वहां पर लगभग इस देश के तमाम अखबारों के, तमाम न्यूज चैनल्स के पत्रकार उसी हॉल में मौजूद थे। लेकिन एक पत्रकार ने भी खड़े होकर राहुल गांधी के इस व्यवहार का विरोध नहीं किया। एक पत्रकार भी खड़ा नहीं हुआ जिसने यह कहा हो कि राहुल जी, मुझे आपके इस बयान पर आपत्ति है और मैं अपने साथी पत्रकार के साथ खड़ा हूं और आपने मेरे साथी पत्रकार का अपमान किया है और यह हमें स्वीकार नहीं है। एक पत्रकार खड़ा नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब लोगों को समझ में आया, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट करके अपना समर्थन जरूर दिया। लेकिन सोचिए, उस समय जब राहुल गांधी यह व्यवहार कर रहे थे, तब उस हॉल में मौजूद कितने सारे पत्रकार थे? हो सकता है 100 के करीब पत्रकार रहे होंगे। एक पत्रकार भी खड़ा नहीं हुआ। बल्कि आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि जब यह अपमान हो रहा था तब बाकी के पत्रकार हंस रहे थे, व्यंग कर रहे थे और अपने उसी साथी पत्रकार का, जिसका अपमान राहुल गांधी ने किया, उस पर व्यंग कर रहे थे
हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह हमारे मीडिया के बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इस घटना के बाद भी हमारे देश में जो पत्रकारों की, प्रेस की, मीडिया की जितनी संस्थाएं हैं जो पत्रकारों के हितों को बचाने के लिए बनी है, जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या दूसरे मीडिया संस्थान जो हैं, जो मीडिया की जो एसोसिएशंस हैं, अलग अलग पत्रकारों की जो एसोसिएशंस हैं, प्रेस की जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं, किसी ने भी अभी तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। असल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद पत्रकारों को इस अपमान पर वहां से वॉकआउट कर देना चाहिए था और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी जो संस्थाएं हैं उन्हें भी अब तक राहुल गांधी की इस भाषा और उनके व्यवहार पर खुलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह बहुत ही दुखद बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो, देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग। तो जो लोग मीडिया में वहां पर उपस्थित थे और जो बाहर भी थे, जिन्होंने अभी तक राहुल गांधी के इस व्यवहार पर अपनी आपत्ति नहीं जताई है, अब उन्हें थोड़ा सा अपना भी एक विश्लेषण करना चाहिए। आपकी मुलाकात उन महिला बॉक्सर से करवाते हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और यह इंटरव्यू आज हमारे देश के युवाओं को जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने हिंदुस्तान का जो पूरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है बॉक्सिंग का उसे स्वर्णिम बना दिया है, वो 4 चैंपियंस हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अगर नाम से इनका परिचय कराएं तो लगेगा कि बहुत मासूम सी प्यारी सी बच्चियां हैं, क्योंकि लवलीना है हमारे साथ, नीतू है, निखत हैं और हमारे साथ स्वीटी है, पर उतनी भी स्वीट नहीं है सब। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और बॉक्सिंग रिंग में जब जाती हैं तो पूरी तरीके से बदल जाती हैं। गलत कह रही हूँ निखत? वैसे बिल्कुल सही। लेकिन रिंग में स्वीट हो गए तो फिर हमें वो सामने वाला मार डालेगा। नीतू, क्या जिस तरीके से आप लोग पहुंचे, आपको देखिए, एक तो होता है खुद पर यकीन और एक होता है कि अपने साथ जितने जा रहे हैं। मतलब जब फाइनल्स में पहुंचे थे आप 4, उस समय लगा था कि कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया सिल्वर, लेकिन ये थॉट प्रोसेस इंडिया का बदल चुका है। इंडिया का फाइनल में पहुंच गए, मतलब गोल्ड सब उम्मीद कर रहे थे। तो हम सभी यही सोच रहे थे कि हमें गोल्ड ही लेना, सिल्वर तो लेना ही नहीं है। हाँ, ये एकदम मन में क्लियर था। लवलीना, आपके लिए तो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप था। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर था, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो मेडल है तो ब्रॉन्ज में ही रुक जाते थे। इस बार तो हमेशा ये गिल्ट रहता था कि मुझे अपनी देश का नेशनल एंथम बजाना ही है। तो इस बार मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत भी किया था और वो विल पावर रखा था कि कैसे भी करके इस बार जीतना ही है बस। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। चाइना की भी 4 बॉक्सर्स पहुंची थी फाइनल में, पर उनमें से 3 ने गोल्ड लिया सिर्फ, और इंडिया का जो टैली रहा वो नंबर 1 रहा। तो ये चीजें एक समय पर अगर आप बोलते भी किसी को तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन आज ये हकीकत हो रहा है। और हकीकत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो एथलीट्स हैं वो खुद पर यकीन कर रही हैं। तो आपके लिए खास करके मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उसके बाद जब हम पढ़ते हैं ना कि प्राइज मनी बड़ा भारी भरकम अच्छा प्राइज मनी मिल रहा है, इंडियन स्पोर्ट डिजर्व कर रहा था इसे। आज आपके प्लान्स उस प्राइज मनी के क्या होते हैं, क्योंकि सबने अपने अपने प्लान्स बताए हैं? तो अभी काफी सपोर्ट मिलेगा इस प्राइज मनी से, जो पहले ट्रेनिंग में दिक्कतें आती थी। पर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं उससे। हाँ, तो अभी पूरा सपोर्ट मिलेगा फैमिली को। मेरे जो भाई बहन है उनको पढ़ने के लिए और खेलने के लिए भी काफी। बहन आपकी क्या पढ़ रही है? मेरी बहन अभी MBBS कर रही है। उसको बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है।